Hello, dear student. I am Praveen Dubey from Drishti Judiciary. Today we will discuss about the 44th Amendment Act. As we all know, 42nd Amendment was passed in duration of emergency, and after emergency and thereafter passing this amendment, Janta government came into the power with the full majority and trying to restore, trying to restitute and undo the all abridging provisions of 42nd Amendment Act. जनता दल सरकार गवर्नमेंट ने प्रयास किया कि वॉट एवर रूल बाय द मैंडेट, रूल बाय द Indira Gandhi government, the constitutional provisions and the constitutionalism, specifically a power of judicial review and abridgment of the fundamental right, जनता दल गवर्नमेंट ने उसको ठीक करने का प्रयास किया, क्योंकि चुनाव में जनता दल सरकार या पार्टी इसी वादे के साथ आई थी कि जो कुछ भी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ड्यूरिंग इमरजेंसी नष्ट किया गया है उसको हम फिर से रिस्टोर करें। जो भी कर्टेलिंग प्रोविजंस थे, जो भी एब्रिजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट का इशू था, सबको ठीक किया जाएगा। और हुआ भी वही। आफ्टर मेकिंग अ गवर्नमेंट, जनता दल गवर्नमेंट पास द 44th constitutional amendment. As we all know, the historical background of this amendment: year of amendment 1978. The 44th amendment is a crucial reform aimed at restoring the democratic fabric of the India after the excesses of the emergency period. The 42nd Amendment was enacted during the emergency, we all know very well, which saw significant curtailment of civil liberties and expansion of executive power. The political climate during this time led to widespread dissent and a demand for restoring democratic norms. Following the emergency, the Janata Party came to power, and there was a strong public sentiment to rectify the constitutional distortions caused by the 42nd Amendment. जो कुछ भी 42nd Amendment के द्वारा किया गया फंडामेंटल राइट को ब्रीच करने के लिए, डिसॉर्ट करने के लिए, या जो कुछ भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स थे उनको जिस तरह से बर्बाद करने की कोशिश 42nd Amendment के थ्रू हुई, उसको रिस्टोर करने के लिए 44th अमेंडमेंट जनता दल ले आती। बिफोर ब्रीफ डिस्कशन हम ये भी जान लें, इट इज वेरी नेसेसरी टू नो कि कौन कौन से क्रूशियल अमेंडमेंट्स किए गए थ्रू दी 44th अमेंडमेंट। तो उन आर्टिकल्स को आप एक नजर में जरूर देख लें, उसके बाद हम इस पर पुनः चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट: आर्टिकल 19(1)(f), आर्टिकल 19(1)(f) राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया, वी ऑल नो वेरी वेल, और इसके स्थान पर लाया गया एक नया 300(A), राइट टू प्रॉपर्टी एज अ लीगल राइट, विधिक अधिकार के तौर पर। इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। Before the emergency, or we can say after the independent, after the commencement date of Constitution 26 Jan 1950, बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स की जरूरत होती रही जो वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को स्टैब्लिश करने के लिए जरूरी था, सोशलिज्म और सोशल जस्टिस के लिए जरूरी था,
और लैंड रिफॉर्म भी इसीलिए किया गया। मैंने एक जो फर्स्ट अमेंडमेंट के ऊपर जो एक सीरीज बनाई है उसको आप लोग देखिएगा, तो उसमें काफी कुछ बातें हुई। तो उसी समय से एक बार बार रिक्वायरमेंट होती रही कि कैसे हम इन चीजों को बैलेंस करें, कि राइट टू प्रॉपर्टी का भी मामला है और इधर प्रॉब्लम ये हो रही है कि सोशलिज्म इस्टेब्लिश करना है, वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को फुलफिल करना। इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनता था और सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे जजमेंट्स दे देती थी कि गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर पाती। ठीक है कि जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी की सरकार को हटाने के लिए इसको भी एक टूल्स की तरह यूज किया था, लेकिन बेसिकली दे ऑल वेर अ सोशलिस्ट पर्सन। तो जब सरकार आती है तो उसमें 19(1)(f जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया जाता है और नाउ इट बिकम अ लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कि 300A बनाकर ये कर दिया जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी ली जाएगी, कॉम्पनसेट की जाएगी, लेकिन प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ के थ्रू ये काम किया जाएगा, लेकिन अब वो आपका फंडामेंटल राइट के तौर पर नहीं देखा जाएगा। ठीक, और इसी के साथ आप हमेशा 30 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1A एंड 31 को भी देखेंगे। 31 ने क्या किया? 31 ने वो सारे लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे या जो भी वो सारे मामले थे राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर, उसको हटा दिया, ओमिटेड हो गया, लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रेस्पेक्ट में अगर कोई भी लैंड एक्विजिशन किया जाएगा तो उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा एज मच एज इतना कि वो रीस्टोर खुद को कर सके, सेम पोजीशन में सब्स्टिट्यूट कर सके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। एंड वन मोर थिंग इज वेरी नेसेसरी, आर्टिकल 22 में एक अमेंडमेंट किया गया। इसके पीछे का रीजन क्या था? मीसा कानून आप सब जानते हैं कि मीसा एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था जिसके तहत ड्यूरिंग इमरजेंसी इंदिरा गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया था, और उसके मामले में एक हम केस भी पढ़ते हैं, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला। बहुत सारी गड़बड़ियां हुई और शिवाकांत शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एक काला अध्याय कहा जाता है, ब्लैक चैप्टर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का। ओवरऑल हम उधर नहीं जाएंगे, लेकिन इस बात को जानेंगे कि 22nd अमेंडमेंट जो लाया गया 44th के द्वारा जो अमेंड किया गया, वो ये था कि एक एडवाइजरी बोर्ड होगी जो which is constituted by the 3 member. One is a High Court Chief Justice, Acting Chief Justice, headed by the High Court Acting Chief Justice, and 2 more judges of High Court, retired or acting, से एक एडवाइजरी बोर्ड बनेगी और बोर्ड विल डिसाइड कि और प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना है या नहीं रखना है, और द पीरियड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट द एनी लीगल राइट, विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 21, 22 एंड क्लॉज 1 एंड 2 वो प्रोवाइड नहीं होगा मैक्सिमम 2 मंथ तक। यानी कि 3 मंथ से घट कर ये 3 मंथ से लेस होकर ये 2 मंथ हो गया, और एडवाइजरी बोर्ड जो होगी वो 3 लोगों से मिलकर बनी। बट ये अभी अप्लाई नहीं करता है अभी भी, लेकिन ये भी एक अमेंडमेंट किया गया क्योंकि उस दौर में बहुत दुरुपयोग किया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का ड्यूरिंग इमरजेंसी। And thereafter 31C is the most important article in respect of establishing a social justice and socialism. 31C came through the 25th Amendment Act, we all know very well. And thereafter it is originated by the 25th Amendment. And thereafter 42nd Amendment में 21C
में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी गई। वो ये कर दी गई कि 31C में जो भी लॉ, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के गोल को अचीव करने के लिए स्टेट बनाएगी, दे कैन प्रिवेल अपॉन दी ऑल फंडामेंटल राइट, वे सभी मौलिक अधिकारों पर अधिभावी होंगे। मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो था, अब वो फंडामेंटल राइट के ऊपर प्रिवेल कर गया, यानी कि फंडामेंटल राइट को कहीं ना कहीं अब्रिज करने की कोशिश की गई, लिमिटेड करने की कोशिश की, जो ऑब्वियस है कि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट लग रहा था। तो इसको भी 44th में रिस्टोर किया गया और 44th में फिर रिस्टोर करके वही कंडीशन ला दी गई जो 25th अमेंडमेंट में की गई थी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। और 38 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए आया था। इसमें कोई बहुत ऐसा टेक्निकल बात नहीं है जो 44 से लाया गया। एक ये हुआ। 74 में एक प्रोविजो आया। आप हिस्ट्री जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने रात लगभग 12 बजे इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए एक लेटर प्रेसिडेंट के पास भिजवा, और प्रेसिडेंट was bound by the Article 74. There shall be a council of minister for the aid and advice to the president, and president is bound. तो प्रेसिडेंट बाउंड थे, उन्होंने सिग्नेचर कर दिया, लेकिन उस चीज को भी दूर करने का एक प्रयास किया गया। इसमें एक प्रोविजो जोड़ दिया गया कि प्रेसिडेंट में रिटर्न दी बिल और एनीथिंग which was issued to him for the reconsideration। एक बार वो लोकसभा को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। आप इसका लोकसभा का मतलब समझिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मैं बात कर रहा हूं, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74 में लिखा हुआ है, यानी कि गवर्नमेंट जो है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के पास अल्टीमेटली रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जा सकता, जो नहीं हुआ था इमरजेंसी। 83 क्लॉज 2, इसमें भी अमेंडमेंट किए गए। 83 क्लॉज 2 में बात ये निकल के आई कि जो 5 ईयर लोकसभा का ड्यूरेशन था, 5 ईयर को चेंज करके 6 ईयर कर दिया गया इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट इमरजेंसी के दौरान। ये 42nd अमेंडमेंट से इसको भी रिस्टोर किया गया और अंडू करके पुनः उसी कंडीशन में रखा गया, यानी 5 ईयर हो गया। देयर आफ्टर 100 क्लॉज 3, आर्टिकल 100 क्लॉज 3 से अबाउट द कोरम। कोरम इज नॉट जस्ट प्रोसीजर, इट इज अ वेरी नेसेसरी ऑब्लिगेशन फॉर द लोकसभा। तो क्या हुआ कि इंदिरा गांधी के समय में कोरम को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, क्योंकि कोरम की बात की भी नहीं, और इस समय तो अब वो अपने पावर में आ चुकी थी। तो उन्होंने कोरम को मैंडेटरी प्रोविजन से हटा दिया, लेकिन इसको भी 44th अमेंडमेंट से एज इट इज अंडू कर दिया गया, उसी तरह से बना दिया गया, यानी कि कोरम वही है जो पहले था। 103 क्लॉज 2 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एंड 102 ऑल्सो। इंदिरा गांधी का जो भी आप सब जानते हैं कि इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण का इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया था जस्टिस सिन्हा के द्वारा, और उसी के तहत पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के ग्राउंड्स, सेक्शन 123 के ग्राउंड पर उनके इलेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इससे नाराज होकर मैडम ने मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक 39 अमेंडमेंट से ये हुआ था,
वो मैटर ही हटा दिया कि डिस्क्वालिफिकेशन अब कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी। डिस्क्वालिफिकेशन के सारे प्रोविजंस अब जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के अधीन हो चुके थे, लेकिन एक अमेंडमेंट लाया गया और बोला गया कि डिस्क्वालिफिकेशन विल डिसाइड बाय द प्रेसिडेंट विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन की सहायता से राष्ट्रपति यह तय करेंगे कि कौन डिस्क्वालीफाई है और कौन नहीं। 103 क्लॉज 2। यहाँ पे एक बात मैं मेंशन करना चाहूंगा कि ये आपका जो 52nd एंड 91 अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड जो 10th शेड्यूल है, उस मामले में स्पीकर का राइट होता है। अदरवाइज इलेक्शन के रेस्पेक्ट में, चूंकि मामला इलेक्शन से रिलेटेड था, उनके इलेक्शन को समाप्त कर दिया गया था, इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी मामला होगा तो डिसाइड बाय द प्रेसिडेंट विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के रोल को कम करने की कोशिश की गई कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी पार्लियामेंट विल डिसाइड कि कौन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है या कौन नहीं है। तो इस बात को भी रिस्टोर किया गया 44th से। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एक्चुअली ये भी बात क्यों आई थी ये भी आप जान लें कि इंदिरा जी का जो चुनाव जो भी देख रहे थे, जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, प्रभारी या कुछ ऐसा ही होते हैं, तो वो रिटायर होने के 3 दिन पहले से ही उनके चुनाव को कंडक्ट करने लगे और कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी उनके चुनाव में एक्टिवली काम कर रहे थे। यही ग्राउंड बना था इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर, क्योंकि पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के सेक्शन 123 का यही ग्राउंड हुआ करता कि अगर आपने सरकारी कर्मचारियों की सहायता ली है तो आपका चुनाव रद्द कर दिया जाए। और हुआ भी वही था। तो वो जो कर्मचारी थे वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में थे। अब ये चीजें छीनने की कोशिश की गई कि कौन तय करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट विल नॉट डिसाइड, ये बात आ गई। लेकिन इसको भी रिस्टोर किया गया 44th अमेंडमेंट से। इसके बाद बहुत कॉन्साइजली आपको बता दूं, प्रिविलेज कम्युनिकेशन के बारे में कुछ बातें आई। प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को जो लाया गया उसको भी 44th अमेंडमेंट से हटाया गया। ये इस रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं कि प्रेसिडेंट जो भी ऑर्डिनेंस ला रहे हैं वो ऑर्डिनेंस का जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। अदरवाइज क्या हुआ था, 42nd में उसके जुडिशियल रिव्यू को लिमिटेड कर दिया। 139A रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट पावर, 134A certification by the high court, 132A and 225 is also related to the high court and supreme court power, जिसको कर्टेल करने की कोशिश की गई थी 42nd अमेंडमेंट से, और उसको भी 44th में रिस्टोर किया गया। इसको आप अपने बेयर से विद द हेल्प ऑफ बुक एंड बेयर you should be reading. 352 is very important because the entire issue created by the 352 के ही कारण हुआ, इमरजेंसी लगाई गई। और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कैबिनेट के रिकमेंडेशन की बात 352 में मिलती है, अदरवाइज सब कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा तय किया गया। लेकिन कैबिनेट वर्ड यूज किया गया है 352 में। इमरजेंसी के मामले में मैंने 42nd अमेंडमेंट में जो बताया है आप सुनेंगे, उसमें भी मैंने कहा है कि मिडनाइट इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई और उस वक्त मैडम इंदिरा गांधी के पास कैबिनेट नहीं थी, मतलब सब अपने घर पे सो रहे। सिर्फ 1-2 लोगों के साथ बैठकर ये आइडिया बनाया गया और इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई रात को 12 साढ़े 12 के आसपास। सुबह 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई। इस बात को भी 44th अमेंडमेंट ने बहुत स्ट्रांगली एस्टैब्लिश किया है
कि कैबिनेट रिकमेंडेशन इज मैंडेटरी, कैबिनेट का रिकमेंडेशन होना जरूरी है। जब तक कैबिनेट न कहे तब तक राष्ट्रपति प्रोक्लेम नहीं करेंगे, इमरजेंसी की घोषणा नहीं करेंगे। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है इसके थ्रू। और एज वी ऑल नो ड्यूरिंग द इमरजेंसी फंडामेंटल राइट का गजब का वायलेशन किया गया और सारे लोगों को मीसा कानून के तहत, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत जेलों में डाले। और एक बात आ गई, एक्चुअली क्या था 359 में दैट पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग द इमरजेंसी एंड बिफोर दी 44th, एक्चुअली बिफोर दी 44th अमेंडमेंट, कि इस बात का इंटरप्रिटेशन की नौबत तब तक नहीं आई थी कि ऑल फंडामेंटल राइट्स विल बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी एक्सेप्ट 20 एंड 21 की कोई बात नहीं, क्योंकि ऑल फंडामेंटल राइट में 20 और 21 भी आते थे और 20 और 21 को भी सस्पेंड कर दिया गया। और इस बात को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे आप कहोगे कि नहीं ये बात सही है? ये इस बात से क्लियर होगा कि एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला के जजमेंट में यही बात कि ड्यूरिंग इमरजेंसी 21 सस्पेंड हो सकता है, ड्यूरिंग इमरजेंसी 21 सस्पेंड हो सकता है। बहुत ह्यूज वायलेशन है फंडामेंटल। इस बात को थैंक गॉड की जनता गवर्नमेंट ने थ्रू दी 44th अमेंडमेंट क्लॉज 1 में डाला कि ड्यूरिंग इमरजेंसी ऑल फंडामेंटल राइट शैल बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट दी आर्टिकल 20 एंड 21। इन दोनों को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। एंड देयर आफ्टर ड्यूरिंग इमरजेंसी मैडम के खिलाफ बोले कौन? तो प्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिए। सब तय होता था मिस्टर संजय गांधी जो उनके बेटे थे उनके द्वारा कि कौन सा मामला प्रेस में जाएगा और कौन सी बात नहीं जाएगी। तो प्रेस से रिलेटेड जो प्रिविलेजेस की बात आई उस पर भी एक रिस्ट्रिक्शंस लग गया। और वी ऑल नो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज गारंटीड अंडर दिस आर्टिकल 19(1)(a) स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत वह गारंटीड फंडामेंटल राइट है। तो उसको भी छीनने का प्रयास किया गया और फॉर्चुनेटली 44th अमेंडमेंट आता है एंड 44th अमेंडमेंट में ये बात आ जाती है कि प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें आपका 44th अमेंडमेंट में बात आती है क्लॉज 2 मैंने मेंशन नहीं किया, सॉरी। क्लॉज 2 में कि क्लॉज 1 shall apply in relation or to report or matter broadcast by means of wireless telegraphy as part of any program or service provided by means of a broadcast section in applying relating to report of matter published a newspaper and thereby freedom of press को रिकॉग्नाइज किया गया इसके द्वारा। और इसको आप जरूर पढ़िएगा। क्लॉज 1 का प्रोविजो भी है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू द पब्लिकेशन ऑफ एनी रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ सीक्रेट सिटिंग ऑफ ईदर हाउस। ये एक अलग मामला है कि सीक्रेट सिटिंग में वो नहीं निकालेंगे, लेकिन क्लॉज 1 ये साफ साफ कह रहा है कि कोई भी पब्लिकेशन अगर किया जाएगा एंड इफ दैट इज सब्सटैंशियली ट्रू रिपोर्ट of the proceeding of any house and if he publish a true report, वो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत सिक्योर्ड रहेगा। इस बात की गारंटी रहेगी कि वो ऐसा कर सकता है। तो ये कुछ बातें जो इसमें आई उस पर हम लोगों ने बहुत ही संक्षेप में चर्चा करने की कोशिश की। अब इसी को हम पीपीटी के माध्यम से भी डिस्कस करेंगे। अगेन आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप इन आर्टिकल्स को अपने विद द हेल्प ऑफ बुक एंड बेयर जरूर डिस्कस करें, जरूर पढ़ें, ठीक? ओके।
पर्पज, पर्पज क्या है? पर्पज इज स्टेनिंग द जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू के पावर को स्टैब्लिश करना है। वन मोर थिंग इज वेरी नेसेसरी कि जो भी मैंने अभी आपको बताया 132A एंड 134A 139A, ये सब और जो पावर कट कर लिया गया था 103 में, कट किया गया था डिस्क्वालिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ हाउस, वो सब को रीफोर्सिंग करना था, रीस्टैब्लिश करना था, सेम एज बिफोर दी 42nd अमेंडमेंट। तो ये एक बात हमारे सामने आती है। एंड रिस्टोरिंग द सिविल लिबर्टीज, सिविल लिबर्टी को रिस्टोर करना था। इसमें आपको पता है कि खास तौर से 31C की जो मैंने आपको एक बात बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर। तो सिविल लिबर्टीज को रिस्टोर करने की बात आई एंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी 20 एंड 21 को प्रोटेक्ट करने की बात आई, इस तरह की तमाम बात। लिमिटेड एग्जीक्यूटिव पावर किया गया, आर्बिट्ररी यूज जो हो रहा था, जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की कंडीशन बन गई थी, वन मैन गवर्नमेंट हो गया था, उन चीजों को खत्म करने का प्रयास किया गया। एज सच आपका 103 का बात हो जाए, चाहे 368 की बात हो जाए, या जो भी बातें आती थी, वो आर्बिट्ररी यूज को कंट्रोल करने की, खास तौर से 74 का जो प्रोविजो जोड़ा गया कि रिकंसिडरेशन के लिए भेजो भाई, ये तमाम बातें इसके द्वारा भी आती। सेम थिंग, restoring of civil liberties, the primary aim was to restore fundamental rights that had been curtailed during the emergency, and to ensure that such right could not be easily infringed upon in the future. फ्यूचर में बहुत इजीली इसको इन्फ्रेंज ना किया जा सके, ना छीना जा सके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई। और एक बात और इस्टेब्लिश की गई 44th अमेंडमेंट के थ्रू कि कोई भी अमेंडमेंट अगर फंडामेंटल राइट के रेस्पेक्ट में किया जा रहा है तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी इज मैंडेटरी, बिकॉज फंडामेंटल राइट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट वाज crystally held in a case 1 on Bharati versus State of Kerala by the larger bench of the Supreme Court headed by Justice Sikri, basic, no one can touch a basic structure of the Constitution. And what is a basic structure? It will be decided by the different type of facts and the case. तो बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट इज बेसिक स्ट्रक्चर। अब कोई भी अमेंडमेंट अगर करना है तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और आधे से अधिक राज्यों के कंसेंट के भी आधार पर। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें आती है, लिमिटेड एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर को लिमिटेड करने की कोशिश की गई। प्रेसिडेंट अपने आप अब कुछ नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि कैबिनेट का रिकमेंडेशन इमरजेंसी के लिए या कोई भी ऐसी चीज जो फंडामेंटल राइट के रेस्पेक्ट में आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी के मामले में स्टैब्लिश करने के लिए एक वन मैन आर्मी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं किया जा सकेगा। Extending judicial review, the amendment aimed to reinforce judicial authority by restoring power that had been deminimized under the 42nd Amendment. Provisions same as protection of media, like a tenure of legislature 83 and 100 clause 2 जो मैंने बोला था आपको, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टर्म्स, reclassification of property right 300 capital A, emergency provision related to 352 and 359 is very important, judicial power, restoring the judicial review power. Again same thing we discussed,
removed from the list of fundamental rights under Article 19(1)(f) and reclassified as a legal right under Article 300 capital A, thus making it more difficult for individual to claim compensation for property acquisition. Actually, claim for compensation of property for property को खत्म नहीं किया गया, लेकिन प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के थ्रू अब स्टेट विल डिसाइड कि क्या कॉम्पनसेशन हो। मार्केट वैल्यू या आपका खुद कोई आर्बिट्ररी वैल्यू आप बना लें कि साहब हमारा मकान है तो बड़ी बात है तो बहुत महंगा होगा, ऐसा नहीं कर सकते। तो खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब ये लीगल राइट हो चुका है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। Emergency provisions, revised Article 352, national emergency can now only be declared on ground of war and armed rebellion, not internal disturbance. It is very important, dear students, it is very important term which replaced by the armed rebellion. ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है ना, इसी का तो सहारा लिया मैडम इंदिरा जी ने। इंटरनल डिस्टर्बेंस का सहारा लिया क्योंकि बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे, संपूर्ण क्रांति और जो जेपी आंदोलन था उसमें लास्टली कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां ऐसी हुई कि जो सिक्योरिटी रीजन्स से भी कहेंगे और कुछ ऐसी जानकारियां मिली कि सेना को भड़काने की कोशिश की जा रही है और पीएम हाउस को घेरने की बात आ रही है दूसरे दिन, तो उसको इंटरनल डिस्टरबेंस माना गया उस समय। ऐसा सिचुएशन थी, ऐसे सर्कमस्टेंस थे। ना मैं फेवर में हूं इमरजेंसी के और ना मैं इमरजेंसी के टोटल अगेंस्ट में हूं। मैं समझाना चाहता हूं कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है और ऐसी कंडीशन बन गई कि मैडम ने उसको इंटरनल डिस्टरबेंस माना और जनता सरकार इससे नाराज थी, जनता भी नाराज थी और इसको हटा दिया गया और उसकी जगह लाया गया आर्म रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। और एक बात बहुत जरूरी है जानना, आर्म रिबेलियन के टाइम आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते। इस पर फिर कभी चर्चा होगी, आप जाके देखिएगा। आप जब 358 पढ़ेंगे तो वहां पर ये दो शब्द मिलेगा, आर्म रिबेलियन नहीं मिलेगा। सशस्त्र विद्रोह है, अपनी जान बचाओ, कि उस समय फंडामेंटल राइट चेक करो। इंट्रोड्यूस अ रिक्वायरमेंट ऑफ रिटन एडवाइस, यस, वो जो मैंने बताया कि कैबिनेट से पूछना होगा। कैबिनेट वर्ड यूज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन in article 352, only one place where it is used, cabinet word. So actually introduce a requirement for written advice from the council of minister, nahi, cabinet actually cabinet भी council of minister ही है, लेकिन cabinet बड़ी मिनिस्ट्री है, मतलब वो आप सुपीरियर मिनिस्टर्स हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट में आए, ठीक है। जुडिशियल पावर, रिस्टोर्ड पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू लॉ एंड डिसीजन रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 103, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स वाज amended to required consultation with the election commission before disqualifying member। अब इलेक्शन कमीशन से पूछने के बाद ही डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ये भी आपको थोड़ा देर पहले मैंने बताया था। प्रोटेक्शन फॉर मीडिया, इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 361A to protect individuals from civil and criminal liability for publishing true report, same thing we discussed already, of parliamentary proceeding except when it involves secret proceeding, प्रोविजो है क्लॉज 2। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि अगर आप सही रिपोर्ट दे रहे हैं तो कोई मीडिया को
बंद नहीं किया जाए, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। टेन्योर ऑफ लेजिस्लेचर्स 5 to 6 रिस्टोर किया गया, सॉरी 6 to 5 रिस्टोर किया गया। रिस्टोर द स्टैंडर्ड टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू 5 year, रिवर्सिंग द 6 year एक्सटेंशन इम्पोज्ड बाय 42nd। 6 साल कर दी थी मैडम, जब तो हम आराम से काम करेंगे जब तक जिंदा है, उसको फिर से 5 साल कर दिया गया। Implications, same thing. Reinforcement of democracy, the amendment marks a significant step towards restoring democratic governance, and civil liberties in India after the emergency. Judicial empowerment also established through the 44th Amendment. It reinstated judicial review as a critical mechanism for upholding constitutional right, ensuring that legislative action remain within the constitutional limits, and public confidence. Ultimately, the entire issue generated by the public, and Janata Party promises to the public, profess that we will change the all amendments, all laws which is curtailing the fundamental law. इसी प्रॉमिस पे आए थे। पब्लिक सिग्निफाइज दियर विल कि भाई हम नहीं चाहते ऐसी चीजें, और इसी चीज को एक विश्वास को मैंडेट के रूप में जनता सरकार ने लिया, और उस मैंडेट का रिजल्ट ये है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस को फिर से रीबिल्ड किया गया। बाय एड्रेसिंग पास्ट अब्यूसेस, इट एम्ड टू रीबिल्ड पब्लिक ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसेस। कुछ केस लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनर्वा मिल लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, so many time I discussed about this case. In this case, basically so many articles was challenged, but basically 31C was challenged, and 368 clause 4 and 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4 and 5 को कंसाइजली ये समझिए कि ये अब बात आ गई कि पार्लियामेंट हैज अ ह्यूज पावर टू अमेंड एनी लॉ, एनी फंडामेंटल राइट, एंड नो वन कैन चैलेंज द पावर ऑफ पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अमेंडमेंट और रिपीलिंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द एपेक्स कोर्ट। कोई चैलेंज नहीं कर सकता, यानी कि जुडिशियल रिव्यू के पावर को छीन लिया गया। एंड जुडिशियल रिव्यू इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 13 clause 2। 13 clause 2 बेसिकली जुडिशियल रिव्यू का पावर है, और 13 चैप्टर 3 में है, फंडामेंटल राइट है। मिनर्वा मिल केस में ये डिसाइड कर दिया गया कि ये पहले तो इन दोनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया। 368 clause 4 and 5 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, और कह दिया गया जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का आधारभूत ढांचा है, इसको छीना नहीं जा सकता। जजमेंट, the Supreme Court struck down section 4 and 55 of the 42nd Amendment, which had curtailed judicial review. ये सारी बात आप लोगों के सामने आ चुकी है, इस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। And the significance is same as we discussed. This judgment restored judicial independence and reaffirmed the importance of fundamental right, influencing the provision introduced by the 44th Amendment aimed in strengthening judicial review and the protection of individual liberties. तो यही इसका सिग्निफिकेंट रहा, एक परिणाम रहा, परिदृश्य रहा। सेकंड केस इज अ
वामन राव में भी आप लोगों को शायद याद हो, जब मैं फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा रहा था तो वामन राव का डिस्कशन मैंने वहां पे भी किया था इन रिस्पेक्ट ऑफ नाइन्थ शेड्यूल inserted in our constitution through the first amendment act. वामन राव की बात यहां पर फिर से आ गई है. Supreme Court upheld certain land reform law included the ninth schedule but ruled that law violating fundamental right could not be protected under this schedule. नहीं प्रोटेक्ट होगा. मे बी मेमोरी रिफ्रेश कर रहे होंगे आप अपनी, याद करिए मैंने कहा था कि आफ्टर द डेट ऑफ केशवानंद भारती जजमेंट 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी मामले नाइन्थ शेड्यूल में डालेंगे, आप रिजर्व करेंगे इन नाइन्थ शेड्यूल एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी लॉ ऑफ द लैंड, उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा. उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा. वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बात स्टैब्लिश कर दी गई. एंड वन मोर केस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच रिलेटेड टू द नाइन्थ शेड्यूल, IR सैलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007. उसमें भी यही कहा गया आर्टिकल 14, 19 और 21 के ग्राउंड पर उसको रिवैल्यूट करेंगे, चेक करेंगे. तो वामन राव, it reinforced that the basic structure doctrine applies to all laws including those in the ninth schedule. Significance: this judgment emphasizes the protection of fundamental right against arbitrary legislative action. Arbitrary legislative action के अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन की तरह यूज किया जाएगा. and reinforce judicial review aligning with the objectives of 44th amendment. The last case is very, very important case for the democracy. Democracy is a basic structure of Indian Constitution. Federalism is a basic structure of Indian Constitution. Secularism is a basic structure of Constitution. Held in S.R. Bomai versus Union. S.R. Bomai versus Union of India में इस बात को establish किया. And one more thing is very necessary to always remember. In this case, Supreme Court held that majority will be decided by the House and floor of the House, not through the President or Governor House. जो भी बहुमत होगा, बहुमत को तय राष्ट्रपति और राज्यपाल के भवन में नहीं किया जाएगा. विश्वास मत, कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा हाउस में, और हाउस में ही ये तय होगा कि सरकार है या गई. तो मेजॉरिटी वहां तय किया जाएगा. फेडरलिज्म को बचाना है. सेंट्रल कोई ऐसा 356 का मिसयूज इस तरह से बार बार नहीं करेगी. सेंट्रल को और स्टेट को एक साथ काम करना होगा. फेडरलिज्म की रक्षा करनी होगी. और सेकुलरिज्म की बात भी इस केस में हुई, जो अभी यहां पर बहुत जरूरी नहीं है. सेकुलरिज्म को भी इसमें बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया. 1994 का केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है. कभी इस पर डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे. मिसयूज ऑफ 356 की बात थी. The Supreme Court ruled on the use of 356 which allows for president rule in states. एक बात मैं आपको बताऊंगा, यहां पर मैं डिस्कस नहीं कर सकता टाइम लिमिटेशन के कारण, लेकिन आप प्रयास करिएगा. और अब आज मुझे मालूम है कि आपने इस नजरिए से कभी 356 को नहीं देखा होगा, न बताया गया होगा. आप कोशिश करिएगा 356 को, सॉरी 256 365 इज इक्वल टू 356 के तौर पर देखिएगा. एक एस्पेक्ट 356 पढ़ने का ये भी है
आप देखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कैसे फेल होती है और क्या होता है। ओवरऑल the court held that the power of imposed precedent rule in subject of judicial review and cannot be arbitrary. Significance: the judgment underscored federalism and state autonomy while reinforcing accountability in governments, reflecting principle aimed at protecting democratic process as envisaged in the 44th Amendment. Practice question: what significant change regarding the right of property was made by the 44th Amendment? आप सब जानते हैं इसका आंसर. This is the answer. It was elevated to the fundamental right under Article 19(1) F. It was abolished completely from the Constitution. It was reclassified as a legal right under 300A. It was returning as the fundamental right. चलिए हटाइए, ज्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है. क्या सिग्निफिकेंट चेंज हुआ? लीगल राइट के तौर पे रीक्लासिफाइड हो गया 300A 19(1) की जगह. तो ये प्रयास था 44th अमेंडमेंट को बहुत ही संक्षेप में आपको बताने का. आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा और इसको आप जरूर देखें दोबारा. थैंक यू सो मच.